तो बच्चों बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आज हम करने वाले हैं एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन। तो देखिए टॉपिक का नाम क्या लिखा है, एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन। तो स्टार्ट करेंगे एमिनो एसिड्स से। व्हाट आर एमिनो एसिड्स? एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे बायोमोलिक्यूल जिनमें दो ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप कौन सा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एक ग्रुप कौन सा? एमिनो ग्रुप। तो ऐसे बायोमोलिक्यूल हैं जिनमें दो ग्रुप होंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एमिनो ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक होता है, एमिनो ग्रुप बेसिक होता है। तो यानी कि एमिनो एसिड एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एमिनो एसिड एक ऐसा बायोमोलिक्यूल है जिसमें एसिडिक ग्रुप भी होता है, बेसिक ग्रुप भी होता है। आपसे पूछे कोई एसिडिक ग्रुप का नाम बताओ तो आप बताएंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहा जाता है। आपसे पूछेंगे बेसिक ग्रुप का नाम बताओ तो आप बोलेंगे एमिनो ग्रुप। बोथ एमिनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर अटैच्ड टू सेम कार्बन एटम। देखिए कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम में एमिनो ग्रुप भी मौजूद है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी मौजूद है। जिस कार्बन पर एमिनो एसिड ग्रुप है उसी कार्बन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी मौजूद है। इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। तो अल्फा कार्बन कहते हैं तो इस कंपाउंड का नाम अल्फा एमिनो एसिड भी कहा जाता है। एमिनो एसिड कह दीजिए या अल्फा एमिनो एसिड कह दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, यहां पर जो अल्फा है वो कार्बन को कहते हैं, अल्फा कार्बन। ठीक है, तो तब जाके हमें पता लग गया, अब जाके हमें पता लग गया कि एमिनो एसिड क्या होते हैं। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा बायोमोलिक्यूल जिसमें दो ग्रुप होते हैं, COH ग्रुप और NH2 ग्रुप। ठीक है, अब जाकर ये जो एमिनो एसिड्स होते हैं यही प्रोटीन को फॉर्म करते हैं। तो कई सारे एमिनो एसिड कंबाइन होते हैं तब जाके प्रोटीन बनता है। देखिए क्या लिखा है, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, इसका मतलब है कई सारे एमिनो एसिड कंबाइन होंगे तब जाके प्रोटीन बनेगा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड को कैसे क्लासिफाई करते हैं? एमिनो एसिड को दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। पहला तरीका, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ NH2 एंड COH ग्रुप। कितने NH2 ग्रुप हैं और कितने COH ग्रुप हैं, उस बेस पर हम एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन करते हैं। और दूसरी क्लासिफिकेशन करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर सिंथेसिस। ये किस तरह से ये फॉर्मेशन होती है, किस तरह से फॉर्म होते हैं, उस तरह से हम उसको क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ NH2 एंड COH ग्रुप। अब जाकर देखें, पहला एमिनो एसिड होगा न्यूट्रल एमिनो एसिड, दूसरा एमिनो एसिड होगा एसिडिक एमिनो एसिड, तीसरा एमिनो एसिड होगा बेसिक एमिनो एसिड। न्यूट्रल एमिनो एसिड वो होते हैं जिनमें जितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे उतने एमिनो ग्रुप भी होंगे। सब जानते हैं ये एसिडिक होता है, ये बेसिक होता है। तो एसिडिक इज इक्वल टू बेसिक, जितने एसिडिक ग्रुप होंगे उतने ही बेसिक ग्रुप भी होंगे, तब जाके हम बोलेंगे ये न्यूट्रल एमिनो एसिड है। ठीक है, अब जाके एग्जाम्पल है ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन एक एमिनो एसिड का नाम है जो कि न्यूट्रल एमिनो एसिड होता है। ग्लाइसिन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप के नंबर, एमिनो ग्रुप के नंबर सेम होंगे। जितने ग्रुप COH के होंगे उतने ग्रुप NH2 के भी होंगे। ठीक है, तब जाके ग्लाइसिन क्या हो गया? न्यूट्रल एमिनो एसिड हो गया। दूसरा एमिनो एसिड है एसिडिक एमिनो एसिड। एसिडिक एमिनो एसिड में क्या होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा होंगे एमिनो ग्रुप से, COH ग्रुप NH2 ग्रुप से ज्यादा होंगे। सब जानते हैं COH ग्रुप एसिडिक होता है, तो एसिडिक ग्रुप ज्यादा होंगे तब जाके नाम पड़ गया एसिडिक एमिनो एसिड। एग्जाम्पल है बच्चों एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, तीसरा ग्रुप है बच्चों बेसिक एमिनो एसिड। बेसिक एमिनो एसिड में क्या होगा? इसमें एमिनो ग्रुप ज्यादा होंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कम होंगे। एग्जाम्पल है लाइसिन। इस तरह से बच्चों हमने पढ़ लिया कि एमिनो एसिड को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। पहला टाइप, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ NH2 एंड COH ग्रुप। इसके बाद किस तरह से एमिनो एसिड बनते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर सिंथेसिस, उस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। पहला एसेंशियल एमिनो एसिड, दूसरा नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। एसेंशियल एमिनो एसिड जैसे कि नाम से जाहिर है कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी, ये बॉडी में नहीं बन पाते। एंड मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू डाइट, ये डाइट से लेने पड़ते हैं। एग्जाम्पल है वेलाइन, लाइसिन। सिंपल। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड वो होते हैं विच कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी, जो बॉडी के अंदर ही बन जाते हैं, डाइट से लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल है ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड। तो एसेंशियल एमिनो एसिड वो होंगे जिनको डाइट से लाना पड़ता है, और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड वो होंगे जो बॉडी के अंदर ही बन जाते हैं। तब जाके दूसरी क्लासिफिकेशन भी हो गई डिपेंडिंग ऑन देयर सिंथेसिस।
मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, नेचर में 20 एमिनो एसिड्स होते हैं। तो देखिए एमिनो एसिड आपके सामने 20 एमिनो एसिड है। इन्हीं में एसेंशियल एमिनो एसिड भी है और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड भी है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए जरा, कितने 20 एमिनो एसिड नेचर में होते हैं, तब जाके क्लासिफिकेशन हो जाती है एसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। अब जाकर एमिनो एसिड्स आर किस तरह से उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। एमिनो एसिड की प्रॉपर्टी, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और एक क्रिस्टलाइन होते हैं। जैसे NaCl, ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, ठीक है, यानी कि क्रिस्टल फॉर्म में होता है। तो एमिनो एसिड क्या होते हैं, दे आर वाटर सॉल्युबल, दे आर क्रिस्टलाइन कंपाउंड एंड दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ऐसा क्यों भाई, एमिनो एसिड क्यों है क्रिस्टलाइन, क्यों है वाटर सॉल्युबल, क्यों है हाई मेल्टिंग सॉलिड, थोड़ा सा आप इसको रिलेट कीजिए ताकि याद करने में आसानी हो। सोडियम क्लोराइड NaCl, सब जानते हैं NaCl के बारे में, ये NaCl होता है। ठीक है, अब ये वाटर सॉल्युबल भी होता है, ये क्रिस्टलाइन भी होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। 10th क्लास में हमने मेटल नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ये NaCl क्या था, सॉल्ट होता है। ठीक है, सॉल्ट होता है। तो सॉल्ट की तीन प्रॉपर्टी हो गई, क्रिस्टलाइन है, वाटर सॉल्युबल है, हाई मेल्टिंग सॉलिड है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एमिनो एसिड भी सॉल्ट की तरह बिहेव कर रहा है, सॉल्ट की तरह बिहेव कर रहा है। ऐसा क्यों भाई, सॉल्ट की तरह बिहेव कैसे कर रहा है, क्योंकि उसके पास एसिडिक ग्रुप भी है, बेसिक ग्रुप भी है। सब जानते हैं एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट। एक ही कंपाउंड में एसिडिक ग्रुप भी है, बेसिक ग्रुप भी है। जब एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप भी है, तो ना तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा, ना बेसिक की तरह बिहेव करेगा, वो सॉल्ट की तरह बिहेव करेगा। तो सॉल्ट की तरह बिहेव करेगा तो सारी प्रॉपर्टी सॉल्ट वाली ही होंगी, क्रिस्टलाइन, वाटर सॉल्युबल, हाई मेल्टिंग सॉलिड। ऐसा नहीं कि सारे ही सॉल्ट वाटर सॉल्युबल होते हैं, मैंने कंटेस्ट NaCl का दिया है। ठीक है, इस तरह से बच्चों, सो इट बिहेव लाइक ए सॉल्ट, क्रिस्टलाइन, वाटर सॉल्युबल, हाई मेल्टिंग सॉलिड, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप, सो इट बिहेव्स लाइक ए सॉल्ट। अब सॉल्ट की तरह बिहेव करेगा तो वो क्रिस्टलाइन भी होगा, वाटर सॉल्युबल भी होगा, हाई मेल्टिंग सॉलिड भी होगा। इंपॉर्टेंट बात मैंने बता दी। अब जाके यही जो एमिनो एसिड होता है वाटर में क्या फॉर्म करता है, स्पेशल आयन फॉर्म करता है, जिसका नाम ज्यूटर आयन होता है। ज्यूटर आयन, व्हाट आर ज्यूटर आयन, लिखा हुआ है ज्यूटर आयन आर द डाइपोलर आयन। और ये ज्यूटर आयन कैसे बिहेव करता है, कैसे फॉर्म करता है, वाटर के अंदर। एमिनो एसिड को अगर हम वाटर में डाल दें तो ये ज्यूटर आयन बन जाता है, ज्यूटर आयन बन जाता है। व्हाट आर ज्यूटर आयन, ये पढ़ रहे हैं, दे आर डाइपोलर आयन। अभी क्या होता है बता देता हूं, ये देखिए, ये आपके सामने एमिनो एसिड है, वाटर में जाने में क्या होगा, ये H बाहर निकल जाएगा, ये देखिए ये H बाहर निकल जाएगा। और ये बेसिक ग्रुप है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको लोन पेयर कहा जाता है। अब जैसे H बाहर निकला, किस फॉर्म में निकला, H प्लस की फॉर्म में निकला, H प्लस की फॉर्म में निकला। H प्लस के पास 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर पड़े हुए हैं। तो सिंपल सी बात है ना, यहां से H प्लस निकला, इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो NH2 क्या बन गया, NH3 प्लस बन गया, CO माइनस बन गया। जैसे H प्लस बाहर आया, CO में माइनस आ गया, H प्लस इसके पास आया, ये NH3 प्लस बन गया। कितना आसान है, डाइपोलर आयन बन गया, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, 2 अपोजिट चार्जेस आ गए। 2 अपोजिट चार्जेस को यहां पर हमने क्या बोला, डाइपोलर आयन बोला है। इसी डाइपोलर आयन को हम ज्यूटर आयन कहते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा व्हाट आर ज्यूटर आयन। जब एक ही कंपाउंड के अंदर एसिडिक ग्रुप भी होता है और बेसिक ग्रुप भी होता है, तो वाटर में जाके एसिडिक ग्रुप H प्लस को निकाल देता है, और वो H प्लस बेस जो है उस H प्लस को एक्सेप्ट कर लेता है। इस तरह से बन जाता है डाइपोलर आयन, जिसको ज्यूटर आयन भी कहते हैं। तो सिंपल सी बात हो गई, whenever any compound contain both acidic and basic group, and when that compound is dissolved into water, then acid group remove H plus ion, which is called proton, and that proton is accepted by the basic group. In that way we get a dipolar ion which is called ज्यूटर आयन। सिंपल सी बात होगी, एग्जाम में आपने दिखा देना है। इस ज्यूटर आयन की खासियत क्या होती है, स्पेशलिटी क्या होती है, ये ज्यूटर आयन एसिड से भी रिएक्ट कर जाता है और बेस से भी रिएक्ट कर जाता है। और ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो एसिड से रिएक्ट कर जाता है और बेस से भी रिएक्ट कर जाता है,
उसे हम क्या बोलते थे, एम्फोट्रिक बोलते थे। ये ड्यूटेराइन क्या होता है, एम्फोट्रिक होता है, एसिड से भी रिएक्ट कर जाता है और बेस, एसिड से भी रिएक्ट कर जाता है, बेस से भी रिएक्ट कर जाता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि बताइए एम्फोट्रिक कैसे होता है एमिनो एसिड, हाउ डज एमिनो एसिड बिहेव्स एज एन एम्फोट्रिक कंपाउंड, किस तरह से एमिनो एसिड एम्फोट्रिक कंपाउंड की तरह बिहेव करता है। क्या आप जवाब देंगे? आप एमिनो एसिड जब वाटर में जाता है तो ड्यूटेराइन बन जाता है, और वो जो ड्यूटेराइन होता है वो एम्फोट्रिक होता है। ये एम्फोट्रिक नहीं होता है, एमिनो एसिड बिना वाटर में डाले एम्फोट्रिक नहीं होगा, वाटर में डालने के बाद एम्फोट्रिक होगा, क्योंकि वो ड्यूटेराइन बन जाएगा, और वो ड्यूटेराइन जो है वो एसिड से भी रिएक्ट कर जाता है, बेस से भी रिएक्ट कर जाता है। इस तरह से बच्चों एमिनो एसिड वाटर में जाके ड्यूटेराइन बनाता है और वो ड्यूटेराइन एम्फोट्रिक होता है। सिंपल सी बात हो गई, ठीक है बच्चों। तो ये लिखा है कि ये जो ड्यूटेराइन है वो एसिड से भी रिएक्ट कर जाता है, बेस से भी रिएक्ट कर जाता है, इस तरह से एम्फोट्रिक हो जाता है। तो ये बच्चों हमने पढ़ा एमिनो एसिड के बारे में। देयर आर 20 एमिनो एसिड इन द नेचर, जैसे मैंने आपको बताया था। अब दो एमिनो एसिड कंबाइन होंगे तो क्या होगा, दो एमिनो एसिड कंबाइन होंगे तो क्या होगा। हमने क्यों एमिनो एसिड को कंबाइन करना है, इसलिए कंबाइन करना है क्योंकि एमिनो एसिड क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। कई सारे एमिनो एसिड कंबाइन होते हैं तो प्रोटीन बनता है। सिंपल बात हो गई। अब बताइए जरा, एमिनो एसिड कंबाइन होंगे तो क्या होगा। जब एमिनो एसिड कंबाइन होंगे तो एक स्पेशल बॉन्ड बनेगा, एक लिंकेज बनेगी, उस लिंकेज को बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है, सिंपल सी बात, कोई पूछे पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है, आप जवाब दोगे CONH। इसको पेप्टाइड लिंकेज कहा जाता है, CONH को। CONH इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। इसको आप ऐसे समझिए, ये वो लिंकेज है जो दो एमिनो एसिड को होल्ड करके रखती है। दो एमिनो एसिड कैसे होल्ड रहेंगे, इस लिंकेज से होल्ड रहेंगे, CONH लिंकेज से होल्ड रहेंगे। और ये बनेगी कैसे, ये बताने वाले हैं हम आपको। ये देखिए, ये पहला एमिनो एसिड है, ये दूसरा एमिनो एसिड है। मैंने पूरा नहीं लिखा स्ट्रक्चर, आप ये समझ जाइए, ये पहले एमिनो एसिड का COH ग्रुप है, ये दूसरे एमिनो एसिड का NH2 ग्रुप है। ये दोनों मिलेंगे, मिलेंगे तो ये आपका H2O निकल जाएगा। ये देखिए H2O निकल गया, H2O बाहर हो गया। अब क्या बचा बताइए, CONH। इसी CONH को पेप्टाइड कहते हैं। आप इसको पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म में दिखा दीजिए या कंडेंस फॉर्म में दिखा दीजिए, एक ही बात है, CONH वो भी CONH है। तो दो एमिनो एसिड जब कंबाइन होते हैं तो वाटर निकल जाता है, वाटर निकल जाएगा तो हमारे पास एक लिंकेज आ जाएगी, इसका नाम है पेप्टाइड लिंकेज। ये लिंकेज दो एमिनो एसिड को पकड़ के रखेगी, जोड़ कर रखेगी, होल्ड करके रखेगी। सिंपल सी बात है। अब व्हाट आर पॉलीपेप्टाइड्स, पेप्टाइड पढ़ लिया, उस तरह डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, एक होता पॉलीपेप्टाइड। व्हाट आर पॉलीपेप्टाइड, स्ट्रक्चर विद मोर देन 10 एमिनो एसिड। अगर 10 एमिनो एसिड कंबाइन हो गए तब जाके जो स्ट्रक्चर आएगा उसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। यहां पर दो एमिनो एसिड कंबाइन हुए और पॉलीपेप्टाइड में 10 एमिनो एसिड कंबाइन होंगे, तब जाके जो एक स्ट्रक्चर बनेगी, एक चेन बनेगी, उसे बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। एंड व्हाट आर प्रोटीन, प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन 100 एमिनो एसिड। आमतौर पर 100 एमिनो एसिड कंबाइन होंगे तब जाके प्रोटीन बनेगा। ऐसा पॉलीपेप्टाइड जिसमें 100 एमिनो एसिड हो, ठीक है, उसको हम प्रोटीन बोलते हैं। और जब 100 एमिनो एसिड कंबाइन होंगे तो जो मोलर मास होगा वो 10,000 मी हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, प्रोटीन की डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, अ पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन 100 एमिनो एसिड हैविंग मोलर मास 10,000। तो जब 100 एमिनो एसिड कंबाइन हो जाएंगे तो इतना मोलर मास आ जाएगा, मोर देन 100 एमिनो एसिड। तो ये आपका प्रोटीन हो गया। तो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड है, यानी इसमें कई सारे एमिनो एसिड है। कितने एमिनो एसिड, मोर देन 100। एक इंसुलिन होता है, प्रोटीन, सब जानते हैं इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। इंसुलिन में 51 एमिनो एसिड्स होते हैं, वो एक एक्सेप्शन हो गया। आमतौर पर जो प्रोटीन होगा उसमें 100 से ज्यादा एमिनो एसिड्स होंगे और इतना मोलर मास होगा 10,000 म्यू। उम्मीद कर रहा हूं बच्चा आपको अच्छे से समझ आए। तो मोटी बात क्या है, एमिनो एसिड क्या होते हैं, प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। दो एमिनो एसिड कंबाइन होंगे तो पेप्टाइड बोलेंगे, यानी कि वो पेप्टाइड लिंकेज से कंबाइन होंगे दो एमिनो एसिड।
और 10 एमिनो एसिड होंगे तब जाके बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड बन गया, और मोर देन 100 एमिनो एसिड होंगे तो तब जाके बोलेंगे कि प्रोटीन बन गया। ये है बच्चों आज एमिनो एसिड एंड प्रोटीन। तभी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जब प्रोटीन डाइजेस्ट होता है तो एमिनो एसिड बन जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है। जब एमिनो एसिड कंबाइन होंगे तो प्रोटीन बनेगा, और जब प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा, यानी कि जब प्रोटीन कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा तो एमिनो एसिड बन जाएगा। जहां से वो बनकर आया था उसी में चेंज हो जाएगा। कितना आसान है। ठीक है, एक बार आप जरा देख लीजिए 2 एमिनो एसिड कैसे कंबाइन हो रहे हैं। देखिए, पहला एमिनो एसिड, दूसरा एमिनो एसिड, और कैसे उनको जोड़ने वाली पेप्टाइड लिंकेज आ रही है, ये देख लीजिए। ठीक है, तो ये हमने देख लिया पॉलीपेप्टाइड, सॉरी पेप्टाइड, उसी पेप्टाइड से बनेगा हमारा पॉलीपेप्टाइड और उसी से बनेगा प्रोटीन। अगले कंटेंट में हम करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स।